वेलकम टू शुक्ला टी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला टी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कठिन काव्य के प्रेत के बारे में, जिनको हिंदी साहित्य के बारे में देखा जाए तो केशव दास उनको कहते हैं। तो एक प्रश्न है, जनरली हमेशा से एग्जाम में पूछा ही जाता है कि कठिन काव्य के प्रेत के नाम से जाने वाले कवि कौन से हैं। मतलब कठिन काव्य किनको कहा जाता है हिंदी साहित्य के अंतर्गत, तो कौन है वो? केशव दास है। क्योंकि इनकी काव्य जो है बड़ी ही कठिन है और इनके काव्य का जब आप उच्चारण करते हैं तो सही से उच्चारण भी नहीं कर सकते। पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको उच्चारण करने में दिक्कत होगी। साथ ही अगर आप दूसरी बार कर रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, लेकिन उसके बाद में आपको उसका, अगर इनके काव्य पंक्तियों का अर्थ निकालना है तो सही से अर्थ भी नहीं निकाल पाएंगे जब तक आप इसमें निपुणता नहीं प्राप्त कर चुके होंगे। तो इसलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशव दास दोस्तों सनाढ़ ब्राह्मण हैं। इनके पिताजी का नाम है काशीनाथ, और काशीनाथ ध्यान रखेंगे वो काशी वाला नहीं जो सनी देओल की मूवी में थे, सनी देओल का नाम था। तो काशीनाथ इनके पिताजी का नाम है, सनाढ़ ब्राह्मण है ये। इनका जन्म जो है 1561 ईस्वी में हुआ है, और कहीं कहीं पे इनका जन्म 1555 ईस्वी माना गया है मित्रों। तो 1561 या 1555 इसके आसपास अगर कोई भी ऑप्शन में मिलेगा तो आप तुरंत उसको लगा दीजिएगा, बिल्कुल सोचने समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इन लोगों के जन्म के संबंध में मतभेद विद्वानों में हुआ करते हैं। विद्वान कौन से? वो आलोचक होते हैं जो कि अपना हिंदी साहित्य का इतिहास या फिर हिंदी साहित्य का जो इतिहास होता है सभी लोग लिखते रहते हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु इत्यादि लोगों ने लिखा है, ठीक है। तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने 55 माना है, बहुत सारे लोगों ने 61 माना है। तो 1561 या 55 इन दोनों के बीच में अगर जो भी आएगा तो आप उसको अच्छे तरीके से देख लेंगे कि हाँ 61 और 55 के बीच में है तो लगा दीजिएगा। इनकी मृत्यु 1617 ईस्वी में हो जाती है मित्रों, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। और ये केशवदास बीए फर्स्ट ईयर के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन हिंदी काव्य के अंतर्गत पढ़ा जाता है। मध्यकालीन हिंदी काव्य पेपर 1 के बारे में होता है। पेपर 1 का नाम है मध्यकालीन हिंदी काव्य। तो एक प्रकार से मॉडल पेपर के तौर पर ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। आइए बात करते हैं कि कठिन काव्य के प्रेत यानी केशवदास से किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए प्रश्नों को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि केशवदास के प्रमाणिक ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो केशवदास के मित्रों कुल मिलाकर के 9 प्रमाणिक ग्रंथ हमारे सामने आते हैं। विभिन्न इतिहासकारों को देखें, हिंदी साहित्य के इतिहास जिन्होंने लिखे हैं उनके अकॉर्डिंग तो 9 प्रमाणिक ग्रंथ हैं केशवदास जी के। पहला है रसिक प्रिया, दूसरा है कवि प्रिया, तीसरा है नक्सिख, और चौथा छंदमाला, पांचवा है रामचंद्रिका, छठवा है वीर सिंह देव चरित्र, और छठवां है इनका जो है रतन बावनी, सातवां विज्ञान गीता, और उसके बाद में जहांगीर जस चंद्रिका। ठीक इस प्रकार से इनके जो है 9 के 9 प्रमाणिक ग्रंथ आपके सामने यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा होगा। आप इसमें जो है हमें नंबरिंग करने में थोड़ा दिक्कत भले हो सकती है कि मैं पहला दूसरा बोल दिया हूँ उसमें दिक्कत हो जाए, तो आप यहाँ पे लिखा है सारी चीज़ें, इसको आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी। रसिक प्रिया की बात करें मित्रों तो रसिक प्रिया जो है वो केशवदास की प्रौढ़ रचना है, जो काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है इनका। इसमें क्या है, रस भरपूर मात्रा में मिलेगा आपको, वृत्ति है, काव्य दोषों के लक्षण एवं उदाहरण दोनों इसमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे आपको। और इसके मुख्य जो आधार ग्रंथ हैं रसिक प्रिया के वो नाट्य शास्त्र से है, कामसूत्र से है, और रुद्रभट्ट का जो श्रृंगार तिलक नामक ग्रंथ था इससे है, आधारित है इस पे, ठीक है। तो ये थे केशवदास के कुछ प्रमाणिक ग्रंथ जो कि 9 की संख्या में थे, आपने देखा, जाना, समझा। आइए बात करते हैं प्रश्नों पर। देखिए मित्रों आपके सामने प्रश्न की स्लाइड प्रस्तुत है। पहला प्रश्न है कि कठिन काव्य के प्रेत किस कवि को कहा जाता है। हमने पहले पहले बताया ये प्रश्न जो है हमेशा से पूछा जाता है, कोई ऐसा पेपर आपने नहीं देखा होगा बीए फर्स्ट ईयर का हिंदी साहित्य का जिसमें ये प्रश्न पूछा ना गया हो। तो कठिन काव्य के प्रेत कौन है भैया? तो केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। दूसरा है कि यद्यपि सुजात सुलक्षण सुबरन सरस सुब्रत भूषण बिनु ना बिर जयी कविता बनिता मित, ये दोहा जो है वो किस कवि का है? तो दोहा किसका है, किसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं? केशवदास, तो केशव का ये दोहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस कवि को संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो संवाद योजना में किसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो वो है केशवदास को संवाद योजना में सबसे निपुणता प्राप्त है और सबसे जो है इनको श्रेष्ठ माना जाता है। किसको? केशवदास को। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। किसी दिन संवाद योजना पर चर्चा करेंगे इनके कि संवाद योजना में किस प्रकार की संवाद योजना इनकी रही। संवाद योजना मीन्स होता है वार्तालाप या फिर एक दूसरे तक अपनी बातों को पहुंचाना और ग्रहण करना।
आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सिंधु तट्यो उनका बबरा, तुम पे धन रेखु गरी न तरी। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति भी किसकी है? केशवदास की है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि छंदों की विविधता केशवदास की किस रचना में है? तो छंदों की विविधता, विविधता मतलब होता है अनेक प्रकार के छंद। तो किसमें है, किस रचना में इनके छंद, विभिन्न प्रकार के छंद देखने को मिलेंगे मित्रों? तो कौन सी रचना है? तो रामचंद्रिका में आपको जो है मिल जाएंगे बहुत सारे छंद। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ठीक, रामचंद्रिका, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न है कि केशवदास किस काल के कवि हैं? तो केशवदास किस काल के कवि हैं मित्रों? तो वो है रीतिकाल के कवि। केशवदास है रीतिकाल के कवि। ऑप्शन इसका सी है। लेकिन यहाँ पर नीचे एक प्रश्न दूसरा दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने केशवदास को किस काल का माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी इनको किस काल का मानते हैं? तो ये इनको भक्ति काल का मानते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। रीति काल जो है 3 शाखाओं में मुक्त और रीति सिद्ध, ये 3 रीति हिसाब से चलते हैं। जिस किसी में होता है कि लक्षण उदाहरण दोनों होते हैं, किसी में लक्षण उदाहरण कोई नहीं होता है, किसी में केवल उदाहरण होता है, लक्षण नहीं होता। ठीक है, तो रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीति बद्ध, इनको मैं किसी दिन कैटेगराइज करूंगा तो बताऊंगा पूर्ण रूप से। ओके, आइए हम आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आपके सामने इसी श्रृंखला में प्रस्तुत है कि किसी दृष्टि से केशवदास रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। मतलब किसी इसमें गलत लिख गया, किस दृष्टि से केशवदास जो हैं वो रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। तो किस दृष्टि से देखा जाए, तो इनकी प्रवृत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो ये रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि किस कवि से हिंदी की रीति परंपरा प्रारंभ होती है? तो किस कवि से हिंदी की जो रीति परंपरा है वो प्रारंभ होती है? तो केशवदास से प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, केशवदास। अगला प्रश्न है मित्रों कि केशव किसके प्रमुख अलंकारवादी माने जाते हैं? तो केशव जो है किस भाषा के, मतलब होना चाहिए किसके है, तो आप समझ रहे हैं किस भाषा के अलंकारवादी हैं। तो केशवदास जो है वो किस भाषा के प्रमुख अलंकारवादी हैं? ऑप्शन में दिया हिंदी, संस्कृत, मैथिली, उर्दू। तो किसके हैं वो? हम किस भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं इस समय? हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हिंदी के अलंकारवादी हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि कौन सा कवि ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे? तो कौन है? केशवदास जी हैं। और ये आश्रय में ही नहीं रहते थे, साथ ही उनके दरबारी कवि के रूप में इन्होंने कार्य किया, मंत्री पद पर भी रहे इंद्रजीत सिंह के यहाँ पे, और उनके गुरु के रूप में भी रहे। तो महाराजा जो राम सिंह थे उनके भाई एक थे इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे, लेकिन दरबारी कवि भी थे, साथ साथ मंत्री के पद पर भी थे, और उस राजघराने के गुरु भी माने जाते हैं। ओके, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और आश्रयदाताओं की प्रशंसा जैसा कि होता रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ जो है मिलता रहता था इन्हीं के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न, अब हम मृत्यु और जन्म से लेकर के हमने बता ही दिया सारे प्रश्न आपको, तो बताना जरूरी नहीं है वो। एक प्रश्न पूछा जाता है कि रसिक प्रिया, तो सारी हमने बता ही दी कि रसिक प्रिया के ग्रंथकार कौन है, तो केशवदास है। रसिक प्रिया जो पुस्तक है रचना किस वर्ष हुई थी? ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया था 2018 के पेपर में। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, तो वो रचना कब हुई थी? तो 1591 ईस्वी में हुई थी। 1591 ईस्वी में रचना हुई थी। जन्म कब हुआ था इनका? 1561 या फिर 1555, दो मिलते हैं, तो इसमें जन्म होता है। और 1591 ईस्वी में इस पुस्तक की रचना करते हैं, किसकी? रसिक प्रिया की। आगे बढ़ते हैं, देखिए आपके सामने स्लाइड प्रस्तुत है नेक्स्ट प्रश्नों की। देखिए इनमें से कौन रीति परक ग्रंथ है? ऑप्शन ए दिया है रसिक प्रिया, बी दिया है कवि प्रिया, सी दिया है छंदमाला, और डी दिया है उक्त सभी। तो कौन रीति परक ग्रंथ है? और रीति परक ग्रंथ मतलब रीति के अकॉर्डिंग है वो। तो रसिक प्रिया है, कवि प्रिया, छंदमाला, ये तीन के तीनों है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, उक्त सभी। अगला प्रश्न है कि रसिक प्रिया कितने विभागों में विभक्त लक्षण ग्रंथ है? तो रसिक प्रिया कितने विभागों में विभक्त लक्षण ग्रंथ है? ऑप्शन ए दिया 16, बी है 18, सी है 21 और डी है 25। तो 16 जो है लक्षणों में विभक्त है कौन? रसिक प्रिया। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है मित्रों की कवि प्रिया रचना जो है केशव ने किसको काव्य शिक्षा देने के लिए की थी? तो कवि प्रिया की रचना केशवदास जी ने किसको काव्य शिक्षा देने के लिए की थी? ऑप्शन ए दिया है आपका मल्लिका, बी दिया है सुजान, और सी दिया है राय प्रवीण, और डी दिया है नागमती। तो सुजान तो आपके दूसरे हैं,
घनानंद की प्रेयसी हैं जो कि वैश्या थी। नागमती का वियोग वर्णन आप जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। तो इसमें जो है आपकी बची कौन, राय प्रवीण। तो राय प्रवीण जी जो है, तो राय प्रवीण को सिखाने के लिए केशवदास ने कवि प्रिया नामक रचना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राय प्रवीण कौन थी। तो राय प्रवीण कौन थी, तो राज नर्तकी थी, राज की नर्तकी थी ये। ठीक है, नाचने वाली बोल सकते हैं आप उनको, तो राज की नर्तकी थी। ठीक, तो हिंदी में शब्द प्रयोग होता है क्या, तो राज नर्तकी। तो जो राय प्रवीण थी वो कौन थी, तो राज नर्तकी थी। और राजा कौन थे, आपको पता होगा, हमने क्या बताया था, ओरछा नरेश महाराज राम सिंह। ठीक, तो उनके यहाँ ये नृत्य किया करती थी। अगला प्रश्न है कि छंदमाला कृति के रचनाकार कौन है। तो छंदमाला कृति के रचनाकार कौन है, तो कौन है, केशवदास है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है मित्रों कि छंदमाला कृति में केशव ने कितने छंदों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तो कितने छंदों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, तो 77 छंदों के लक्षण और उदाहरण दोनों प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि रामचंद्रिका ग्रंथ के रचनाकार कौन है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा ही जाता है। तो रामचंद्रिका ग्रंथ के रचनाकार कौन है, केशवदास ही हैं। हमने रचनाएं इनकी बता ही दी आपको। अगला प्रश्न है कि रामचंद्रिका केशवदास द्वारा रचित किस पर आधारित महाकाव्य है। तो किस पर आधारित है महाकाव्य इनका जो रामचंद्रिका है। ऑप्शन ए दिया है महाभारत, बी दिया है पुराण, सी दिया है रामकथा, डी दिया है कृष्ण काव्य। तो किस पर आधारित है रामचंद्रिका, राम से ही तात्पर्य आपको कि रामचंद्रिका, तो राम से, तो यहाँ पे देखिए राम से रिलेटेड कौन है। महाभारत में रामचंद्र जी के बारे में उतना नहीं बताया गया, पुराणों में भी उतना नहीं बताया गया विस्तृत से। कृष्ण काव्य में कृष्ण जी के बारे में बताया गया, जबकि जो राम कथा है उसमें जो है रामचंद्र जी के बारे में अधिक मतलब पूर्ण रूप से बताया गया है। तो इसलिए जो रामचंद्रिका है केशवदास की रचना, वो किस पर आधारित होगी, राम कथा पर। तो इस तरीके से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, वैसे रामचंद्रिका जो है केशवदास की जो है वो राम कथा पर ही आधारित है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। तो इस प्रकार से आपने देखा विभिन्न प्रश्नों को कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आखिरकार क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, ऑप्शन में किस प्रकार से आपको घुमाने का प्रयास करते हैं एग्जामिनर लोग। तो देखा आपने। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, हम बात करेंगे किसके बारे में, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपके भूषण, जो कि महाकवि की उपाधि धारण किए हुए हैं, महाकवि भूषण के बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।